वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के करंट 2 जुलाई का उसका एमसीक्यू लेकर मैं अमर अरविंद आपके सामने आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने मित्र हैं, उस चैनल को शेयर भी करें ताकि और लोगों के साथ हम जुड़ सकें। आज के करंट अफेयर्स में प्रिंस जायसवाल सर ने टॉपिक जो कवर किया है, उसमें से पहला टॉपिक है जम्मू कश्मीर और उसका परिसीमन के संबंध में क्या चर्चाएं थी, उसके संबंधित बातें आप सर ने आज करंट अफेयर्स के लेक्चर में लिया है। परिसीमन क्या है, जम्मू कश्मीर का परिसीमन, परिसीमन आयोग, न्यू जनरल एग्री जो न्यू जनरेशन अग्नि प्री बैलिस्टिक मिसाइल, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उससे संबंधित सारे करंट अफेयर्स को शामिल किए हैं। भारत में महान्यायाधीश और अटॉर्नी जनरल क्या होता है, उससे संबंधित कौन पुनः नियुक्त किन्हें किया गया है, उससे संबंधित नियुक्तियाँ पात्रता क्या है, उनकी कार्य और कर्तव्य क्या है, इससे संबंधित अधिकार सीमाएं क्या है और इसके साथ साथ अन्य तथ्य क्या है। तो आज के एमसीक्यू में चलिए बिना देरी किए सबसे पहले एमसीक्यू शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको सारा मिल जाएगा, तो आप वहाँ ऐड हो सकते हैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग ऐड हो सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म के साथ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू के रूप में शामिल किया गया है, भारत के 14वें महान्यायवादी निम्न में से कौन है। पहला के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, गुलाम एसजी वाहनकवती, मिलन के बनर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, मुकुल रोहतगी। वेणुगोपाल 15वें नियुक्त किए गए हैं, जो 2 बार इनका कार्यकाल पुनः बढ़ाया गया है। और मुकुल रोहतगी जो 14वें थे। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू कहाँ से लिया गया है देख लेते हैं। चलिए तीसरे टॉपिक से, वेणुगोपाल 1 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और 2020 वेणुगोपाल पहले का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कितने बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, पुनः कार्यकाल। तो 2 बार। वेणुगोपाल 2017 में बने हैं 15वें महान्यायाधीश, तो 14वां पूछा गया प्रश्न में। तो 14वां कौन है आपको? मुकुल रोहतगी आपको यहाँ पर प्रश्न यहाँ से लिया गया है। तो करंट अफेयर्स को आप अच्छे तरीके से समझिए, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस रूप से पूछे जाते हैं। आपको मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया भी था। और बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्न किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात यहाँ ये कहने का अर्थ क्वेश्चन में क्या है, क्या सरकार की तरफ से राष्ट्रपति की तरफ से न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत प्रतिनिधित्व करता है महान्यायवादी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 124, ऑप्शन ए अनुच्छेद 124 1 2 4, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142 और अनुच्छेद 143, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका क्या होगा आप लोग बताइए। ऑप्शन डी होगा 143 के तहत। तो देखते हैं इसमें कहाँ है। आप लोग एमसीक्यू में देखिए, यहाँ पर कर्तव्य और कार्य और कर्तव्य क्या है उसके संदर्भ में पूछा गया है। 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति होती है, जो प्राप्त होती है, उसके तहत ये प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति की तरफ से न्यायालय में उसका प्रतिनिधि होता है, उस वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है,
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना कब निम्न में से किस वर्ष की गई है? ऑप्शन ए है वर्ष 1948, ऑप्शन बी 1952, वर्ष 1958, वर्ष 1962। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1958 में DRDO का गठन किया गया, स्थापना किया है। DRDO भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, क्योंकि इसके रक्षा संबंधी जितने भी अनुसंधान होते हैं DRDO के द्वारा किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण संस्था भारत सरकार की है। तो देखते हैं इससे प्रश्न MCQ में कहाँ से शामिल किया गया, किस टॉपिक से। तो आप जब यहाँ पर आपको इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है, अग्नि मिसाइल जो हाल ही में भारत ने इसमें सफलता हासिल की, नई पीढ़ी की, उसी से DRDO उसी टॉपिक से जो DRDO संगठन के संदर्भ में, तो वहाँ से प्रश्न यहाँ आया है। तो ये क्या है, इसकी भारत रक्षा मंत्रालय के तहत ये भी प्रश्न आपको PT में पूछा जा सकता है, किस मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1958। देख रहे हैं यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या MCQ में है। नेक्स्ट है, जमीन से जमीन मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपात या मिसाइल निम्न में से कौन सा है? त्रिशूल ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो ये आपको जमीन से जमीन मार करने वाली मिसाइल आपको अग्नि और पृथ्वी दोनों श्रेणी की है। तो ऑप्शन बी और डी दोनों होगा। तो इससे आपको आंसर कौन सा मिल जाता है? ऑप्शन ई मिल जाएगा, ऑप्शन ई, क्योंकि बिहार में ऑप्शन ये पूछा जाता है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ऑप्शन ई आंसर आपका 4 नंबर का ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट ये कहाँ से देखते हैं, कहाँ से लिया गया है प्रश्न MCQ में। तो ये अग्नि मिसाइल जो प्रक्षेपात किया गया, वहाँ से वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन होता है मिसाइलों का, उसके संदर्भ में प्रश्न ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। जैसे प्रक्षेप पद के आधार पर जो मिसाइल होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ये प्रश्न यहाँ से PT में पूछा जा सकता है। अब मोड, जो प्रक्षेपण मोड होता है, उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो उसके आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे सतह से सतह मार करने वाली, सतह से हवा में, फिर सतह से समुद्र में, हवा से हवा में, हवा से सतह में, समुद्र से समुद्र में, समुद्र से सतह में, और एंटी टैंक मिसाइल। तो ये प्रक्षेपण मोड है, किस मोड में मिसाइलें बनाई जाती है, उस मोड के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। और पथ जो होता है, जैसे 2 प्रकार के, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल 2 प्रकार के होते हैं। तो भारत में मिसाइल का वर्गीकरण इस रूप से है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया सतह से सतह मार करने के लिए, तो इसमें देख रहे हैं पृथ्वी, अग्नि आदि जो श्रेणी के हैं वो आपको इसमें शामिल किया गया है। वैसे और भी है, इसको जूम करके थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं और आप लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे सतह से हवा करने की श्रेणी कौन सा है? त्रिशूल और आकाश है। सतह से समुद्र में मार करने वाला निर्भय और शौर्य है। हवा से हवा मार करने वाली कौन सा है? जैसे अस्त्र श्रेणी का जो मिसाइल आता है, वो हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। फिर हवा से सतह पर मार करने वाली कौन है? ब्रह्मोस से हेलिना जो हमारे श्रेणी के हैं, वो आपको इस श्रेणी में मिलेंगे। समुद्र से सतह में आपको कौन सा मिसाइल होता है? K-15 सीरीज का आपको मिसाइल जो भी होगा वो समुद्र से समुद्र में मार करेगा। फिर समुद्र से सतह, यानी जो हमारा डॉकयार्ड बना रहता है, जो उससे जो छोड़ा जाता है समुद्र से सतह से, तो धनुष श्रेणी का है। और एंटी टैंकिंग मिसाइल जैसे नाग हैं, जो BPSC में प्रश्न यहाँ से पूछा गया, UP में पूछा गया है, नाग किस श्रेणी का मिसाइल है। तो प्रश्न आपको यहाँ से बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप टॉपिक कवर कर रहे हैं तो केवल एक MCQ से आपको कितने MCQ प्राप्त हो रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से PDF जो दिया जा रहा है सर प्रिंस जायसवाल के साथ, जो करंट एनालिसिस किया जा रहा है, उसको बेहतर तरीके से देखिए, क्योंकि यह सारे चीज़ आपको करंट के तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग में से कौन सा तथ्य गलत है? परिसीमन आयोग के संबंध में इसमें दिया गया जो तथ्य कौन सा गलत है, ये देखते हैं। तो पहली परिसीमन आयोग 1952 में बना, उसके बाद 1963, 1973, 2000, 2020 में बना। एक कथन ये है।
दूसरा कथन आपको है, परिसीमन आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है, परिसीमन आयोग के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है, परिसीमन आयोग द्वारा किए गए कार्य और निर्णय किसी भी अदालत के समक्ष उठाया नहीं जा सकता या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, या ये कहे कि न्यायालय वाद्य योग नहीं है। तो ऑप्शन क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए केवल ए है, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल सी, ऑप्शन डी केवल डी, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। कहने का अर्थ है इसमें से कोई एक से अधिक इसमें गलत है, असत्य है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा सही? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या दिया गया, ये 1952 में परिसीमन आयोग का गठन, ये सही है। 1963 में भी किया गया, ये भी सही है। 1973 में भी यही सही है। 1920 में भी किया गया, ये सही है। पर 2000 में जो किया गया ये गलत है। तो ये कब किया गया था? ये 2001 में किया गया था परिसीमन आयोग का गठन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहाँ से लिया गया परिसीमन आयोग। तो ये पहला टॉपिक से लिया गया होगा क्या, परिसीमन आयोग के संदर्भ में जो बातें हैं, सॉरी 2001 में 2002 होगा परिसीमन आयोग। तो चलिए देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग बनाया जाता है। पहला 1952 में सही था, 1963, 1973, 2002 और 2020। चूँकि मुझे याद था 2001 अनुशंसा, सॉरी इसके लिए अनुशंसा की गई थी और गठन 2002 में हुआ था, लास्ट ईयर था शायद, वो होता है मिसप्रिंट कभी कभी। तो देखिए, परिसीमन आयोग के द्वारा किए गए कार्यों और निर्णयों को किसी भी अदालत के समक्ष सवाल उठाया नहीं जा सकता, अर्थात प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। परिसीमन आयोग के लागू होने पर राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। यह संस्था निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। तो प्रश्न यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या परिसीमन आयोग जो कार्य करता है किस संस्था के द्वारा मिलकर कार्य करता है। फिर परिसीमन आयोग का अध्यक्षता कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त होंगे। संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त होंगे। जैसे अभी कश्मीर में हो रहा है तो उसमें सदस्य कौन कौन होंगे? एक उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त कोई न्यायाधीश होंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसका कोई प्रतिनिधि जो निर्वाचन आयोग में सदस्य रहता है वो होगा, और संबंधित निर्वाचन जम्मू कश्मीर राज्य का जो निर्वाचन आयोग हो, निर्वाचन आयुक्त होगा, वो शामिल होगा। तो देखते हैं इस प्रकार एमसीक्यू जो पूछा गया है एमसीक्यू, तो आपको प्रश्न 5 ही इसमें है, पर एमसीक्यू से रिलेटेड कितनी बातें आप लोग को इस कवर किया जा रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग निश्चित होकर तैयारी कीजिए और बेहतर तरीके से हमारा प्रयास रहेगा इसको और इनरिच करने का, ताकि आप लोग और बेहतर तरीके से शामिल हो और बेहतर तरीके से आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर सके, क्योंकि 67 का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है जहां तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है। और भी स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम डिले हुए वो सब क्लियर होने वाले हैं, जैसे जेपीएससी है, यूपी पीसीएस है, इससे संदर्भित जो भी है एमपी पीसीएस है। तो आप एमसीक्यू को इस रूप से देखें कि जैसे आपको यहाँ पीटी भी कवर होता है, मेंस भी कवर होता है। जैसे महान्यायवादी आपसे पूछे तो उसकी नियुक्ति या पात्रता का क्या है, ये मेंस में उपयोग होगा। कर्तव्य और कार्य क्या है, ये सब आपको मेंस में यूज हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज का एमसीक्यू इतना ही है। और एमसीक्यू की संख्या कम देख के आप ये नहीं समझे कि एमसीक्यू की संख्या मात्र 5 है। अगर इस टॉपिक को कवर किया जाए तो प्रत्येक लाइन से आपको एक एमसीक्यू बनता है। तो आप पीडीएफ अब या तो वीडियो में आए या तो पीडीएफ के लिए यूट्यूब पर जो यूट्यूब व्हाट्सएप जो टेलीग्राम है इस सब से जुड़ी ऐड हो जाइए, तो आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा। नहीं तो वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट डाउन इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जब तक वंस 1 से 1.5 साल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसके बीच में, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कवर किया जा रहा है। और मैं पहले कल ही बताया हूँ कि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करता हूँ। मैं ऐसे ही आपको करंट नहीं दूंगा जो परीक्षा उपयोगी नहीं होगा, या मैं बस अपने पीडीएफ को लंबा करने के लिए या पीडीएफ में जो संख्या पेजों की उसको बढ़ाने के लिए अनयूजलेस करंट को शामिल नहीं करूंगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर, विश्वास होकर आप चैनल से जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।
शुक्रिया।